अच्छा, लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने कहाँ तक किया था। हम लोगों ने नॉर्मल परमुटेशन का सारा सम्स यहाँ से किया था, एक्सेप्ट जो क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा नहीं किया था वो पहले हम मेंशन कर देते हैं। हम लोगों ने नहीं किया था क्वेश्चन नंबर 15, 16 और ये 17, उसके बाद यहाँ से 19 और ये नहीं किया था, मुझे जितना याद आ रहा है 19 ये नहीं किया था, 20 ये कर लिया था, 21 कर लिया था और लास्ट में ये 22 एंड 23। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो आज हम लोग पहले वो कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखो, इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसका हेडिंग हमें करना चाहिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑकर टुगेदर। अगर ऑब्जेक्ट ऑकर्ड टुगेदर होता है तो कैसे होगा? ठीक है, तो कैसे होगा? अच्छा, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक वर्ड ले लेते हैं पहले, डॉटर। ठीक है, एक वर्ड ले लिया मैंने डॉटर। तो क्वेश्चन ये है कि डॉटर में कितने सारे लेटर है। देखो डॉटर में लेटर है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। डॉटर में 8 लेटर है। ठीक है, डॉटर में 8 लेटर है और क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ऑल ऐसे हमें अरेंजमेंट करना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर arrangement arrangements that can be made from letter of word daughter so that पॉइंट वन यहां से पता चलेगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑकर टुगेदर वाला प्रॉब्लम। ऑल वावल्स ऑकर टुगेदर, ताकि सारे के सारे वावल्स एक साथ हो। और सेकेंड पॉइंट, ऑल वावल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, एक साथ नहीं हो। तो ऐसा क्वेश्चन रहने से हमें किस पैटर्न में थिंकिंग करना है ये मेन बात है। तो देखो कैसे थिंकिंग करना है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट। 8 लेटर्स बिकॉज ये देखो 8 लेटर होते हैं डॉटर में, ताकि हम लोग ऐसे अरेंजमेंट फॉर्म कर सके जहां ऑल वावल्स आर ऑकर टुगेदर। और सेकेंड पॉइंट जस्ट इसके ऑपोजिट बोला है कि अगर टुगेदर ना हो तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा, तो पहले हम लोग पॉइंट वन करते हैं, ऑल वावल्स ऑकर टुगेदर। तो डॉटर DAUGHTER, बोलो वावल्स कौन कौन सा है। वावल्स और कॉन्सोनेंट हम लोग इसको ना अलग अलग कर लेते हैं। बोलो वावल्स कौन कौन सा है। डी, डी कॉन्सोनेंट में चला गया। देखो ऐसे लिखेंगे ना, ए, ए और यू भी चला जाएगा यहाँ पर, जी यहाँ पर आ गया, एच यहाँ पर आ गया, टी यहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर आ गया और आर। गलत नहीं होगा। ठीक है, AUE ये 3 हो गया वावल्स और ये 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया मेरा कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब बोला है कि वावल्स ऑकर टुगेदर। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि वावल्स ऑकर टुगेदर, तो ये तीनों को हम लोग क्या मानेंगे? अगर ये एक साथ होगा तो ये तीनों को एक बार हम लोग एक ग्रुप मानेंगे। जैसे अगर मान लो दोस्तों में होता है ना, हम तीनों एक साथ ही रहेंगे तो उसे एक मान सकते हैं, एक जोट। ठीक है, तो ये एक हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसे एक मानेंगे और ये पांचों में ऐसा कोई बात नहीं कि ये एक साथ ही रहेगा। ये इसका मतलब है भावल्स एक साथ रहेगा। मतलब हम लोग इसे कैसे भी अरेंजमेंट करें ये पूरे लेटर को, वहां पर AUE एक ही साथ रहना चाहिए। ठीक है, AUE तीनों भावल्स एक साथ रहेगा। लाइक यहाँ पर डी हो गया, AUE और उसके बाद कुछ और हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी कुछ और लेटर ले सकते हैं। गुड इवनिंग साक्षी। गुड इवनिंग मैम।
अच्छा देखो, क्वेश्चन हमने जो लिया है परमुटेशन का, आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डील कर रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑकर टुगेदर। तो क्वेश्चन अभी स्टार्ट किया है मैंने। देखो क्वेश्चन में क्या है कि अगर एक वर्ड दिया हुआ है मेरे को डॉटर, यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला गया है कि डॉटर को इस तरह से अरेंज करना है कि सारे के सारे वावल्स जो है वो एक साथ आए, और सेकेंड क्वेश्चन है कि सारे के सारे वावल्स जो है वो एक साथ नहीं आए। तो देखो क्वेश्चन में मेरा वर्ड जो है दैट इज डॉटर, ठीक है, जो कि एक 8 लेटर वाला वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर वाला वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वावल्स और कॉन्सोनेंट को अलग अलग कर दिया। वावल्स में आ रहा है ए यू और ई, और बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर 3 वावल्स है और 5 कॉन्सोनेंट है, मिला के 8 लेटर वाला वर्ड है। लेकिन जब क्वेश्चन में बोलेगा कि टुगेदर, देखो मैंने इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ऑकर टुगेदर। अगर टुगेदर बोलेगा, जो भी लेटर हमें टुगेदर बोल रहा है, या फिर कोई अगर बोले दो इंसानों के बारे में भी बोल सकता है, अभी फिलहाल लेटर वाला हम लोग कर रहे हैं। तो अगर ये एक साथ रहेंगे तो इन्हें एक मानेंगे, एक साथ है, ये कभी अलग नहीं हो सकते, तो ये एक है। हम लोग बोल सकते हैं ना, ये दो, ये जो है बहुत बेस्ट फ्रेंड, मतलब ये एक ही है, इसी तरह से ये बेस्ट फ्रेंड है, तो ये एक साथ रहेंगे। तो टोटल हमारा अरेंजमेंट उस हिसाब से हो जाना चाहिए 6 लेटर का। ये कंसेप्ट है, इसमें हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि हम लोग को अरेंजमेंट 6 लेटर का करना है। क्यों? 1 2 3 4 5 ये तो है ही डिस्टिंक्ट, इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसे भी रखो। बट इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि ए यू ई को एक ही साथ रखना है, तो इन्हें एक मानेंगे। तो 6 लेटर हो गए। और 6 लेटर को हम लोग किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? या तो 6p6 लिख लो, या फिर लिख लो 6 फैक्टोरियल, या तो 6p6 लिख लो या 6 फैक्टोरियल। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अच्छा बाद में सिखाते क्यों एंड लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, ये ए यू ई जो है ये अपने अंदर क्या कर सकता है, अपना जो प्लेसेस है वो चेंज कर सकता है। जैसे ए यू ई हो गया, ए ई यू हो गया, ई ए यू हो जाएगा। अच्छा उसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई यू ए हो जाएगा, फिर यू ए ई हो जाएगा, यू ई ए, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों लेटर अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों एक साथ बैठेंगे, तीनों एक साथ रहेंगे, लेकिन ये अपने अंदर प्लेसेस चेंज कर सकते हैं। जैसे 3 दोस्त हमेशा एक ही बेंच पे बैठते हैं, लेकिन कभी कोई, मान लो ये एक बेंच है, ठीक है, 3 दोस्त बैठेंगे, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 फ्रेंड है, ठीक है। तो ये मिडिल में बैठ गया और ये दोनों अगल बगल है। हो सकता है नेक्स्ट दिन ऐसा हो कि बी को इस साइड में दे दिया, ए मिडिल में बैठ गया, नेक्स्ट दिन सी मिडिल में बैठ गया। तो ये अपने अंदर इंटरचेंज करते हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं। जब भी बैठते हैं एक बेंच पे तो एक ही साथ बैठते हैं, उसी तरह से हो जाएगा। इसलिए इनको एक ग्रुप मानेंगे, तो टोटल 6 तरह से हम लोग अरेंज कर सकेंगे, दैट इज 6 फैक्टोरियल। एंड क्योंकि ये अपने अंदर इंटरचेंज हो सकता है, तो इनटू कितना लेटर अपने अंदर इंटरचेंज हो सकता है? 3 लेटर। अब 3 लेटर के लिए 3 स्पेसेस है, कितने तरह से इंटरचेंज हो सकता है? 3p3 लिख लो, 3p3 लिख लो, या 3 फैक्टोरियल लिख लो, बात तो एक ही है। क्यों एक होता है? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल दैट इज 0, और 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, इसीलिए 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल। बेसिकली npn मतलब n फैक्टोरियल, मतलब जहां पर r और n बराबर है। फॉर्मूला क्या है? npr, लेकिन मेरा n और r अगर बराबर है तो npn इक्वल टू n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, ये तो देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। 6 मतलब 6 इंटू 5 4 3 2, ये बन जाता है 720 इंटू ये 6 हो गया, तो 720 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 4320, 4320 ये आंसर होगा। कि अगर वावल्स टुगेदर रखना है हमें हमेशा, तो हम लोग इतने तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट आंसर गया। तो कैसे करना है? जो एक साथ रहेगा उन्हें एक ग्रुप मानो, उन्हें हमेशा एक ग्रुप मानो, चाहे 3 चीज रहे, 4 या 5। फिर बाकी जिनका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, उन्हें इंडिविजुअल लेना है, टोटल करना है, तो टोटल 6 तरह से हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है, इसका लॉजिक भी देख लो एक बार, क्यों ऐसा होता है। क्योंकि देखो डॉटर में कितना सारा लेटर है, वैसे तो 8 लेटर है, ठीक है। DAUGHTER, DAUGHTER 8 लेटर है। अब क्या हो रहा है, ए यू और ई ये सब एक साथ
रहेंगे, जब भी रहेंगे एक साथ रहेंगे। तो इनका प्लेसेस जो है, इनको अगर हम लोग एक साथ रखते हैं तो ए, यू और ई, सपोज ये तीन एक साथ हो गया तो बचा कितना सारा जगह, 3 में, 8 में अगर 3 चला गया बचेगा 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 5। तो ये 5 जगह में 5 लेटर घूम सकते हैं। 5 लेटर क्या क्या हो जाएगा, ये जितने सारे कॉन्सोनेंट है, 5, 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट 5 प्लेसेस पे अपने हिसाब से इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन ए यू ई जब भी बैठेगा, चाहे वो यहाँ बैठे, चाहे वो इस तरह से यहाँ पर बैठे, चाहे वो इस तरह से बैठे, लेकिन वो हमेशा एक साथ बैठेगा। अब ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, तो इसीलिए वो तीनों जगह को हम लोग एक जगह मान लेंगे कि ये तीनों तो एक ही साथ बैठने वाले, कहीं पर भी बैठा हो, और इनका इंटरचेंज को हम लोग को एंड देके दिखाना है कि कितने बार ये खुद में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 4320 वेज। अब नेक्स्ट बोला है कि वावल डू नॉट ऑकर टुगेदर। ऐसा कितना सारा केस होगा जहां पर ए यू ई एक साथ नहीं बैठने वाले, मतलब ये सारे केसेस नहीं होने वाले, ऐसा कितना सारा केस होगा। तो देखो, अगर हमारा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता क्वेश्चन में, तो डॉटर को हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, ऑल हाँ, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, 8 P8 या फिर 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है 8 इंटू 7, चलो ऐसे 8 फैक्टोरियल ही लिखते हैं, इसमें आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब इसमें सारा केसेस आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल मतलब इसमें सारा केसेस आ जाएगा, लाइक टुगेदर वाला भी आ जाएगा कि वावल्स टुगेदर है, वो वाला भी आ जाएगा, और नॉट टुगेदर वाला केस भी आ रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पर सारा अरेंजमेंट लिख रहे हैं, डॉटर का जितना पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है। अब वहां पर ए यू ई एक साथ भी आ सकता है, एक साथ नहीं है ऐसा भी आ सकता है। हमें बोला है एक साथ, ये देखो लास्ट में हमें क्या बोला है, डू नॉट ऑकर टुगेदर, ये कैसे होगा, देन वी नो ऑकर टुगेदर होने से क्या आंसर होता है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। तो टुगेदर वाला आंसर हमें पता है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये देखो टुगेदर वाला यानी 4320। तो अगर टोटल से हम टुगेदर माइनस कर देंगे तो नॉट टुगेदर मिल जाएगा। तो देखो टोटल से अगर हम लोग नॉट टुगेदर माइनस कर देंगे तो हमें नॉट टुगेदर मिल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ये देखो, वावल्स आर, वी लिख दिया मैंने, हाँ, वावल्स आर नॉट टुगेदर इक्वल टू ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट माइनस वावल्स टुगेदर। देखो कैसे लिखे, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल, वावल्स टुगेदर 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 8 का कैलकुलेट कर लेते, 8 7 6 5 4 3 2। तो ये हो गया 70560 माइनस 4320, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। 66240, क्या सही आया है, सही आ गया आंसर 4320। देख लेते हैं, कैलकुलेटर मेरा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, ये वाला लेते हैं। 876543 ओ ये गलत आ गया, देखो कैलकुलेटर, पता नहीं ये वाले कैलकुलेटर को क्या हो गया, 4320 माइनस 4320, 36,000। देखो क्या आंसर आ गया मेरा, गलत सलत, 36,000, ठीक है। तो कैलकुलेटर तुम लोग को भी सही रखना है, देखो 36,000 आंसर आएगा। तो टुगेदर और नॉट टुगेदर वाले केस को हमें इस तरह से डील करना है। अब तुम लोग को लास्ट दिन जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे उसमें चलते हैं, देखो वहां पर जो क्वेश्चन है उसे करते हैं, जो हम लोगों ने नहीं किया था बिकॉज ऑफ द concept। देखो, the number of arrangement of the letter in the word failure so that vowels are always coming together। हमें ये लेटर जो है, वर्ड जो है फेलियर, उसमें जितने सारे लेटर है उसमें वावल्स को ऐसे लेना है कि वो एक साथ आए। तो देखो फेलियर, FAILURE, फेलियर, ठीक है। अच्छा
एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 लेटर वाला वर्ड है। वावल्स कितने सारे हैं और कॉन्सोनेंट? एफ, ए, आई, एल, यू, आर, ई। चलो 4 वावल्स हो गए और कॉन्सोनेंट हो गया 3। ठीक है, 4 वावल्स और 3 कॉन्सोनेंट। अच्छा, अब हमें बोला है कि इस तरह से अरेंज करना है ताकि वावल्स जो है एक साथ आए। तो मेरा टोटल अरेंजमेंट कैसे होगा? जो एक साथ होगा इसको एक साथ रखना है, तो इसको हम एक मान लेंगे और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको हम लोग एक मानेंगे, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो टोटल 4 तरह से हमें अरेंज करना पड़ेगा, दैट इज 4 फैक्टोरियल या फिर 4p3। और ये वावल्स जो है ये अपने अंदर कितने तरह से मूव कर सकते हैं? 4 है और 4 स्पेसेस रहेगा, तो 4 44। फैक्टोरियल, 4p4 या फिर 4 फैक्टोरियल, है ना? 4p4 या 4 फैक्टोरियल, तो 24 इंटू 24, बिकॉज 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है। अब इन दोनों का इंटू कितना होता है ये तो मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 24, अच्छा 576 होता है। देखते हैं ऑप्शन है ऐसा कुछ? यस, 576 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, 10 examination papers are arranged in such a way that the best and worst paper never come together, then number of arrangement। तो देखो जब भी कम नेवर कम टुगेदर वाला आएगा ना, अगर नॉट टुगेदर होता है तो टोटल से टुगेदर माइनस करना पड़ता है। क्या कंसेप्ट है? अगर नॉट टुगेदर होता है तो टोटल से टुगेदर को माइनस करना पड़ता है। तो हम लोग पहले टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे, फिर उससे टुगेदर को माइनस कर देंगे। तो पहले मेरा ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि 10 मेरे पास एग्जामिनेशन पेपर है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर एक लिख दिया मैंने 10। ये सपोज 10 एग्जामिनेशन पेपर्स हैं। ठीक है, इसमें एक बेस्ट है और एक वर्स्ट है। ठीक है, एक सबसे अच्छा है और एक सबसे खराब है। ठीक है, एक बेस्ट है एक वर्स्ट है, बाकी नॉर्मल है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये बेस्ट और वर्स्ट एक साथ नहीं आने चाहिए। मैंने तो एक साथ लिखा है ना, एक साथ नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि अगर कोई भी हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं बताया जाता कि ये एक साथ नहीं आने चाहिए, ये एक साथ आने चाहिए, ऐसे अगर नहीं बताता तो मुझे सबसे पहले बताओ 10 एग्जामिनेशन पेपर को हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, कितना सेट बना सकते हैं? 10 पेपर्स का कितना अरेंजमेंट हो सकता है? 10 पेपर्स कैन बी अरेंज्ड, कैसे हो सकता है? कितने तरह से हो सकता है? 10 पेपर को 10 पेपर को हम लोग 10 सेट बना सकते हैं ना। 10 पेपर को हम लोग 10 स्टूडेंट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितने तरह से कर सकते हैं, बताओ? मैम 10 सेट हो सकता है, तो 10 स्टूडेंट को 10 सेट देंगे। हाँ, तो 10 हो जाएगा ना। 10 स्टूडेंट को 10 देंगे। ऐसा देखो, जैसे मान लो यहाँ पर 10 स्टूडेंट खड़ा है, तो पहले वाले को मैंने एक पेपर दे दिया, दूसरे वाले को दूसरा, फिर इस तरह से चेंज भी तो हो सकता है। मान लो मेरे पास 3 पेपर है, एक गुड है, एक बेटर है और एक बेस्ट है। ठीक है, ऐसा अगर मेरे पास 3 तरह का पेपर है, हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं। अब मेरे पास 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, तो ये देखो ए बी सी, तो मैंने ए को गुड वाला पेपर दे दिया, बी को बेटर वाला, बीई टी लिख देते हैं, और इसको बीईएस बेस्ट वाला दे दिया। फिर ऑल्टर कर सकते हैं ना, बेटर गुड, फिर इसको दे दिए बेस्ट, फिर क्या हो सकता है? गुड, इसको गुड दे दिए, इसको बेस्ट और इसको बेटर। इस तरह से कितना सारा चेंजेस हो सकता है। 3 लोगों में 3 चीज कितने तरह से घूम सकता है, ये मैंने पहले दिन सिखाया ना, 3p3। ठीक है, तभी तो हम लोग फैक्टोरियल का कंसेप्ट लाते हैं ना, 3p3। मैम 3 तरीके से घूम सकता है। हाँ, तो यहाँ पर 3 तरीके से नहीं होगा, वो 6 तरीका हो जाएगा, सिर्फ 3 नहीं होगा। 3 कैसे होगा? देखो जैसे यहाँ पर गुड बेटर बी बी हो जा रहा है, छोड़ो, बी बी हो जा रहा है। अगर मान लो 3 स्टूडेंट है, ठीक है, 3 स्टूडेंट को हम 3 पेपर दे रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, कितने तरह से बांट सकते हैं? ये स्टूडेंट ए को 1 दे दिया पेपर 1, स्टूडेंट बी को 2 दे दिया और इसको 3 दे दिया। फिर और क्या हो सकता है? इसे 1, इसे 3, इसे 2, अच्छा इसे 2, इसे 3, इसे 1, ठीक है, इसे 2, इसे 1 और इसे यहाँ पर 3, ऐसे हो गया। और क्या हो सकता है? 3 2 1 3 1 2, तो 3 तरीके का नहीं होता है, 6 तरीके का हो जाएगा। 3 नहीं 6 हो जाएगा।
गुड इवनिंग स्नेहाशीष। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो 6 तरीके का हो जाएगा। परमुटेशन का ये कंसेप्ट है, इसको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसको एक बार जरूर देखो, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 6 तरीके का हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, 3 नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से 10 पेपर को जब हम लोग 10 पेपर को जब हम लोग अरेंज करेंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, देन इट कैन बी पॉसिबल इन 10p10 वेज, ठीक है। तो 10p10 मतलब 10 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब अगर बेस्ड और ओर्स पेपर एक साथ आता है तो हमारा अरेंजमेंट कितना होगा? बेस्ड प्लस ओर्स्ट होगा हमेशा। तो ये दोनों एक साथ रहेंगे, मैंने प्लस लगा दिया। तो बाकी बचे कितने? अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे तो 10 में से अगर 2 पेपर एक साथ रहेंगे तो बाकी बचे कितने? 10 में से 2 चला गया तो बचा कितना? रिमेनिंग 8 पेपर्स। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो एक साथ रहेगा, ठीक है, जो एक साथ रहेगा उसे हम लोग एक ग्रुप मानेंगे और ये 8 पेपर्स को 8 मानेंगे। तो टोटल मेरा अरेंजमेंट 9 तरीके से होना चाहिए, 9 फैक्टोरियल। और ये दो पेपर अपने अंदर कितने तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल, मतलब पहले बेस्ड फिर ओर्स्ट, ऐसे हो सकता है, या फिर ओर्स्ट बेस्ड, ये दोनों ही इंटरचेंज हो सकता है और कोई इंटरचेंज नहीं होगा। तो 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आ गया टुगेदर वाला केस। अब क्वेश्चन बोला है नॉट टुगेदर, तो नॉट टुगेदर कैसे निकालना है? ओवरऑल से टुगेदर माइनस कर दो। ओवरऑल कितना है? 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो ये सब चीज तभी समझ आएगा अगर फर्स्ट क्लास एक बार जरूर देखा होगा तुम लोगों ने। 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है। तो 9 फैक्टोरियल इंटू 8, 9 फैक्टोरियल इंटू 8 हो गया। तो ये देखो यहाँ पर ये रहा आंसर, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 16 का आंसर हो जाएगा, ये कितना है? 9 इंटू, मेरा कितना है? 9 इंटू 8 या 8 इंटू 9 आया है? ये आया है मेरा, हाँ 9 फैक्टोरियल, 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है? 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 8 इंटू ये वाला, 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। सी देखो एक जैसा लग रहा है थोड़ा, मतलब आंख में। ये 8 इंटू 9 फैक्टोरियल फट देनी, अगर इस पे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आंसर मेरा इतना ही आया है, ठीक है, हमें सही पे टिक करना है, सही वाले डेटा पे हमें टिक करना है। तो 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। अच्छा नेक्स्ट देखो 17, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर, ठीक है। तो एन आर्टिकल्स हैं, एन आर्टिकल्स मतलब एन नंबर ऑफ कुछ चीजें हैं जिन्हें अरेंज इस तरह से करना है कि दो पर्टिकुलर चीज कभी भी एक साथ ना आए। द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट, तो ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट हो सकता है। तो अगर नॉट कम टुगेदर, तो उसका फॉर्मूला क्या है? नॉट कम टुगेदर मतलब पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट। क्या होगा? पहले ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, फिर उससे माइनस कर देंगे टुगेदर अरेंजमेंट, ठीक है। उससे टुगेदर अरेंजमेंट माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा नॉट टुगेदर, ठीक है। ये चीज हमें समझना है। ये तो आज मैंने पहले टॉपिक यही लिया हुआ है तुम लोगों का, तो ये समझना पड़ेगा। तो अगर एन आर्टिकल को अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? एन आर्टिकल, यहाँ नंबर 1 2 3 4 के जगह एन आर्टिकल दिया हुआ है। अगर एन नंबर एन ऑफ आर्टिकल, फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल, करेक्ट, एन फैक्टोरियल। अगर एन आर्टिकल को अरेंज करना है एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल या फिर एन पी एन, बात एक ही है, ठीक है। एन फैक्टोरियल या एन पी एन तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। और टुगेदर वाला कंसेप्ट कैसे निकालोगे इसमें? देखो टुगेदर वाला कंसेप्ट कैसे निकालोगे, तो बोला गया है कि दो चीज जो है वो एक साथ नहीं आए। तो हम मान लेते हैं कि अगर दो चीज एक साथ आता है तो अरेंजमेंट क्या होगा? इन केस ऑफ टुगेदर अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? तो एन, दो चीज अगर एक साथ आ रहा है, दो आर्टिकल, ठीक है, टू आर्टिकल्स कम टुगेदर अगर होता है तो इन्हें हम एक ग्रुप मानेंगे,
एक ग्रुप मानेंगे। जब भी कोई भी चीज एक साथ होगा तो उसे एक ग्रुप मानेंगे। अब बचा कितना, अगर दो आर्टिकल एक जगह पे हमेशा रहेगा तो एन में से अगर दो चीज चला गया तो बचा कितना, एन में से अगर दो चीज चला गया तो बचा कितना, जैसे 10 में से दो चीज चला गया, हाँ n-2, जैसे 10 में से दो चीज चला गया तो 8 बचता है, कैसे निकाले 10-2, तो n में से अगर दो चीज चला गया तो 10 की जगह n है यहाँ पर n-2, तो n-2 आर्टिकल्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं बताओ, n-2 आर्टिकल जो बचा हुआ है उसको कैसे अरेंज करेंगे, वो तो अपने हिसाब से ही अरेंज होगा, वो तो अपने हिसाब से ही अरेंज होगा, n-2 फैक्टोरियल वे से, n-2 फैक्टोरियल वे से ये अरेंज होगा। तो टोटल मेरा अरेंजमेंट कितने का हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर बाद में लगाएंगे फैक्टोरियल, टोटल मेरा देखो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया ना, ये देखो फर्स्ट वाला देखो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया कि ए यू ई ये तीनों को एक ग्रुप मानेंगे, बचा हुआ जो 5 है कुल मिला के 6 का हमें अरेंजमेंट दिखाना है, और जो टुगेदर है वो अपने अंदर कितने तरह से इंटरचेंज करना है उसको एंड बोल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज करने वाले हैं कि मेरा यहाँ पर एक हो गया, दो के जगह दो आर्टिकल एक साथ होगा तो एक ग्रुप एक अरेंजमेंट, और यहाँ पर n-2 अरेंजमेंट, तो टोटल कितना अरेंजमेंट होगा बताओ, n-2 + 1 कितना हो जाएगा, n-1 n-1, ये देखो ये इस तरह से n-1 अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अब n-1 फैक्टोरियल इनटू ये दोनों अपने अंदर 2 फैक्टोरियल वे से इंटरचेंज होंगे, तो ये हो गया मेरा टुगेदर वाला आंसर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर टुगेदर वाला आंसर लेस कर देना है, तो n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, n-1 फैक्टोरियल मतलब 2 n-1 फैक्टोरियल, 2 n-1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 n-1 फैक्टोरियल। अब ये माइनस करना है, तो कैसे माइनस करेंगे, मैंने तो यहाँ ऊपर ऊपर लिखा है, देखो ऐसे दिखा देते हैं, n फैक्टोरियल माइनस 2 × n-1 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल मतलब n फिर n-1, ये भी मैंने फर्स्ट क्लास में तुम लोग को बताया है, n-1 क्यों होता है, जैसे मान लो 4 फैक्टोरियल है तो 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 अगर n है तो दूसरा वाला n-1 है, उसके बाद वाला n-2 है, उसके बाद वाला n-3 है, देख सकते हो 4 से 1 माइनस कर दो 3, 4 से 2 माइनस कर दो 2, 4 से 3 माइनस कर दो 1, तो इसी तरह से ये चल रहा है। और अगर मुझे ये n कहाँ तक जा रहा है वो तो मुझे नहीं पता, तो n उसके बाद n-1 तक ही अगर मुझे लिखना है तो हम यहाँ पर फैक्टोरियल लगाएंगे। अगर मुझे सिर्फ n-1 जैसे ये 4 3 2 1, अगर मुझे इसको एक ही बार लिखना है, अप टू 3 तक लिखना है, तो मुझे कैसे लिखना है 3 फैक्टोरियल, क्यों 3 फैक्टोरियल या फिर 3 2 1, ठीक है ये 1 रब हो गया मेरे से, ये रहा 3 2 1 और 3 फैक्टोरियल, ये एक ही बात है, ये भी मैंने फर्स्ट क्लास में तुम लोग को बताया है, अगर याद नहीं आ रहा है तो एक बार जरूर देखना। तो ये 3 फैक्टोरियल, देखो बात एक ही है, तो मुझे अगर पूरा नहीं लिखना है तो मुझे 3 फैक्टोरियल में ही यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, तो ऐसे ही मुझे अगर पूरा नहीं लिखना है हम n-1 तक ही लिखेंगे। अब क्यों नहीं पूरा लिखना है, बिकॉज ये यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो n-1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, बचा क्या n-2, बचा n-2, चलो देखो आंसर n-2 × n-1 फैक्टोरियल, n-2 × n-1 फैक्टोरियल दैट इज 17, 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ए। 18 कर लिया था हम लोगों ने लास्ट दिन, 19 को बाद में करेंगे इसका कंसेप्ट। अब 20 भी कर लिया था, 20 भी कर लिया था, 21 ये भी कर लिया था, 22 चलो 22 से करेंगे, 22 क्वेश्चन नंबर 22, देखो इसमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल टू बी अरेंज्ड सो दैट द वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, तो ट्राइंगल को इस तरह से अरेंज करना है, ये जो एंगल है ना ANGLE ये हमेशा एक साथ होना चाहिए, ये हमेशा एक साथ होना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे हो सकता है T यहाँ पर हो गया एंगल, ठीक है, एंगल
टी है और उसके बाद यहाँ आर हो सकता है, यहाँ आई हो सकता है, मतलब टी आर और आई एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। यहाँ टी आ गया या फिर यहाँ पर आर आ गया, फिर से ये एंगल आ गया, फिर यहाँ पर टी, फिर यहाँ पर आई, इस तरह का कितना सारा अरेंजमेंट हो सकता है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो या फिर मान लो यहाँ पर आई आ गया, फिर यहाँ पर एंगल, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर टी और यहाँ पर और क्या आ सकता है, टी और यहाँ पर आर आ सकता है। इस तरह से कितना सारा अरेंजमेंट होगा, तो लिखना तो पॉसिबल नहीं होता है ना, तभी तो हम लोग परमुटेशन करते हैं। देखो अब एंगल अगर एक साथ आएगा, एंगल अगर एक साथ आएगा तो कितने सारे लेटर हो गए, ये 1 2 3 4 5, 5 जो है लेटर वो एक साथ आएगा तो उसे एक ग्रुप मानो। बचा क्या, बचा टी आर आई, तो ये 3, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तीनों को तीन लेटर अलग अलग मानो, इसको डिस्टिंक्ट मानो, ये एक साथ रहेंगे इसे एक मानो, तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया। तो कितने तरह से ये अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरह से अरेंज हो सकते हैं। अब बताओ ये एंगल अपने अंदर क्या इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि सो दैट वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, एंगल प्रेजेंट होना चाहिए। इंडिविजुअली ANGLE एक साथ होगा ऐसा नहीं बोला है कि इंडिविजुअली ANGLE एक साथ होगा, ऐसा नहीं बोला है, बोल रहे कि जहां भी हो एंगल होना चाहिए। जैसे ही ये अपने अंदर इंटरचेंज करेगा तो मान लो ये ऐसे हो गया NALEG, तो ये नहीं चलेगा, एंगल ही होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ये अपने अंदर इंटरचेंज करेगा। क्वेश्चन में इस बात से मना कर दिया है, बिकॉज बता दिया है कि सो द वर्ड एंगल विल बी प्रेजेंट, नहीं बोला है सो द लेटर ANGLE विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, ये नहीं बोला है कि लेटर प्रेजेंट होना चाहिए, बोला है कि वर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर वर्ड एंगल ही रहेगा, क्या एंगल अपने अंदर इंटरचेंज करेगा फिर? कर नहीं, तो यहाँ पर कितने तरीके का हो जाएगा, सिर्फ 24। यहाँ जो हम लोग एंड करके टुगेदर वाले को इंटरचेंज कर रहे थे वो नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें अगर इंटरचेंज हो जाएगा तो वो जो वर्ड है ना एंगल की जगह कुछ और बन जाएगा जो कि यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये 24 वेज होगा, 24 वेज। अच्छा नेक्स्ट देखो, if the later word daughter are to be arranged so that vowels occupy the odd places then number of different words are। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है, काफी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। 23 वर्ड है डॉटर, DAUGHTER। पहले वावल्स और कॉन्सोनेंट को अलग अलग कर लेते हैं। वावल्स कौन कौन सा है, D कॉन्सोनेंट A वावल्स में चला गया, UGHTE और R। चलो वावल्स कॉन्सोनेंट मैंने सेपरेट कर लिया। सो दैट वावल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस, वावल्स हमेशा ऑक्यूपाई करेगा ऑड प्लेसेस। अब ऑड इवन प्लेसेस कैसे आएगा, तो डॉटर लिखने के लिए हमें कितने सारे प्लेसेस चाहिए, DAUGHTER, ठीक है। ऑड प्लेसेस मतलब फर्स्ट प्लेस मतलब 1, तो ये ऑड हो गया, 1 ऑड होता है। सेकेंड प्लेस तो ये इवन हो जाएगा, फिर ये ऑड प्लेस क्योंकि ये थर्ड आ रहा है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड ऑड प्लेस हो गया, फिर इवन प्लेस, फिर ऑड प्लेस, फिर इवन प्लेस, फिर ऑड प्लेस, फिर इवन प्लेस। ठीक है, इस तरह से ऑड और इवन प्लेस आ गया। अब क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि भाई जो वावल्स है उसे ऑड प्लेसेस में दो, तो बताओ ऑड प्लेसेस कितने सारे हैं और कितने सारे वावल्स है। तो ऑड प्लेसेस काउंट करो, 1 2 3 4, 4 जगह मिल रहा है हमें इस वावल्स को सेटल डाउन करने के लिए। तो बताओ 4 जगह पे ये 3 वर्ड कितने तरीके से पुट कर सकते हो, 4 जगह पे 3, 4p3, 4 जगह पे ये 3 वर्ड 4p3 से पुट हो जाएगा। चलो वावल्स को तो हम लोगों ने उसके जगह पे सेट कर दिया, ठीक है, तो 4 में से 3 जगह पे वावल्स पुट हो जाएंगे। अच्छा अब इसके बाद भी तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मुझे तो नहीं बोला है सिर्फ वावल्स का अरेंजमेंट बोलो, मुझे बोला ये पूरे डॉटर का अरेंजमेंट मुझे दिखाना है, लेकिन वावल्स जो है वो ऑड प्लेसेस पे जाने चाहिए। एंड उसके बाद कॉन्सोनेंट को भी करना, एंड यानी इनटू, तुम लोग सेट थ्योरी में भी सीख रहे हो, तो एंड मतलब इनटू होगा, इनटू कर दिया मैंने। कॉन्सोनेंट कितने सारे हैं इन लोगों को भी अरेंज करना पड़ेगा, काउंट करो 1 2 5, और प्लेसेस कितने सारे, ये 5 था ये 3 था, बताओ प्लेसेस भी 5 होंगे। क्यों बताओ, देखो 3 ही जगह तो मेरा ऑक्यूपाई होगा क्योंकि 3 ही वावल्स है, तो 3 ऑड जगह ऑक्यूपाई हो गया, 3 मान लो ये और ये जगह ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। इवन तो सारा बचा हुआ है 1 2 3 4
4 इवन प्लेस बचे हुए हैं और एक ऑड प्लेस बच जाएगा, कोई भी एक ऑड प्लेस बच जाएगा जब भी हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे। तो 5P5 टोटल 5 प्लेसेस, क्योंकि टोटल 8 प्लेसेस था, तो देखो ये प्लेसेस का बात है, ठीक है, ये प्लेसेस का बात हो रहा है। ये चार जो है ये मेरा प्लेसेस हो गया, और ये 3 जो है ये लेटर हो गया, और यहाँ पर 5 प्लेस बचेगा। यहाँ पर कितना प्लेस बच रहा है? 5, क्योंकि 4 में से एक यहाँ पर रुक जाएगा, एक यहाँ पर छूट जाएगा, खाली रहेगा। 4 में से 3 ही भर्ती हो सकता है, क्योंकि 3 चीज को मुझे अरेंज करना है। तो यहाँ भी तुम लोग यहाँ ड्रॉ से भी देख सकते हो कि मेरा क्या क्या प्लेसेस बच जाएगा। ये एक इवन बचा हुआ रहेगा कॉन्सोनेंट के लिए, ये 4 इवन का प्लेसेस तो बचा हुआ रहेगा, और एक कोई भी ऑड प्लेस बचा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर टोटल 5 प्लेसेस और 5 लेटर, 1 2 3 4 5। अब इसका फॉर्मूला 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। क्यों 1 फैक्टोरियल? NPR, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, यानी 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल। तो इसका 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 24 4 का 24 होता है, मुझे याद हो चुका है अभी तक। तो 125 का 120 होता है। देखो तुम लोग करके देख लेना, मुझे याद हो गया है इसलिए हम लिख दे रहे हैं 2880, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में 2880 वेज। देखो ऑप्शन है 2880, जी हाँ ऑप्शन है 2880। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर परमुटेशन। इसमें क्या होता है देखो, ये नया टॉपिक आया। अब तक हम लोग जो भी परमुटेशन कर रहे थे वो रो वाइज कर रहे थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। अब इसको कैसे समझना है हम लोगों को, देखो ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब मान लो सर्कल के चारों तरफ चेयर लगा हुआ है, या मान लो हम लोगों को बैठना है, ठीक है। अच्छा, हम 3 प्लेसेस बना रहे हैं, 3 लोगों को बैठना है। ये मैंने A को लिख दिया, ये B, और ये मैंने यहाँ पर C को बैठा दिया, ठीक है। ये तीनों जन को बैठाना है, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने इस तरह से बैठा दिया, लेकिन अब पहले ये मैंने एक टेबल बना दिया। देखो यहाँ पर टेबल बना दिया, टेबल में 3 प्लेसेस खाली है, ठीक है। एक यहाँ पर प्लेस खाली है, एक यहाँ पर प्लेस खाली है, और एक यहाँ पर प्लेस खाली है। तो पहले बैठने के लिए सपोज A आया, पहले बैठने के लिए A आया, तो मुझे एक चीज बताओ, एक कहीं पर भी बैठे तो क्या उसके लिए कोई चेंजेस है? मतलब समझ में आएगा मेरा बात। मान लो ये 3 चेयर ऐसे लगे हुए हैं, ये 3 चेयर रो में लगे हुए, रो मतलब समझते हो ऐसे, ठीक है, लाइन बाय लाइन लगे हुए हैं। तो A यहाँ पर बैठ रहा है, या फिर A यहाँ पर बैठ रहा है, या फिर A यहाँ पर बैठ रहा है, तो क्या इस बात का कुछ अलग मतलब है? ऑब्वियसली है। क्यों? अगर A यहाँ पर बैठ रहा है तो वो किधर बैठ रहा है? लेफ्ट साइड में बैठ रहा है, लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। और अगर A इधर बैठ रहा है तो दैट इज राइट कॉर्नर हो जाएगा, मेरे हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। और इधर जो है ये मिडिल में हो जाएगा। तो A अगर यहाँ बैठेगा तो ऑब्वियसली इधर उधर कोई 2 इंसान बैठ सकता है, तो उस केस में A का पोजीशन डिफाइन होगा मिडिल, ठीक है। A अगर यहाँ पर बैठेगा तो उसका पोजीशन डिफाइन होगा कॉर्नर, और अगर A यहाँ पर बैठेगा तो उसका पोजीशन डिफाइन होगा कॉर्नर, ठीक है। एक लेफ्ट कॉर्नर और एक राइट कॉर्नर। तो इस तरह से कॉर्नर हो जाएगा और ये मिडिल पोजीशन हो जाएगा। तो बिल्कुल 3 अलग अलग पोजीशन है। लेकिन अगर सर्कल बना हुआ है, सर्कल है और वहां पर सर्कुलेट फॉर्म में मेरा चेयर बैठाया हुआ है, तो जो फर्स्ट इंसान बैठने के लिए आएगा, क्या उसके लिए ऐसा कोई बात है कि अगर यहाँ बैठेगा तो कुछ अलग उसके लिए मायने रखता है, और अगर यहाँ बैठेगा तो उसके लिए कुछ अलग मायने हो जाएगा, और यहाँ बैठेगा तो उसके लिए कुछ अलग मायने होगा? क्या लगता है तुम लोगों को? सोचो, कभी तुम लोग अगर कहीं पर भी गोल टेबल है जिसके आसपास चेयर लगा हुआ है और टेबल पूरा खाली है, वहां पर जाके जब बैठोगे, क्या तुम्हारा कोई पोजीशन डिफाइन होगा? जब तक दूसरा इंसान आके नहीं बैठता है, क्या तुम्हारा पोजीशन डिफाइन हो सकता है सर्कुलर में? सोच के मुझे बताओ। अगर A यहाँ पर बैठे, या फिर A यहाँ पर बैठे, या फिर A यहाँ पर बैठे, उसके लिए क्या कोई मायने रख रहा है कि हम फर्स्ट में बैठे, सेकंड, थर्ड? कुछ समझ में आएगा?
तुम लोग अगर सर्कुलर फॉर्मेट में जाके कहीं पर भी बैठ जाओगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कोई कंसेप्ट आएगा? अगर पूरा चेयर खाली है, तुम लोग फर्स्ट हो, अपने अपने को सोचो कि हम फर्स्ट जाके वहां बैठ रहे हैं, तो क्या तुम लोगों के लिए ये पोजीशन कुछ भी मायने रखेगा? ऑब्वियसली सर्कुलेट होना चाहिए, ठीक है, सर्कुलर टेबल होना चाहिए, ना कि स्क्वायर वाला। मुझे बताओ क्या कोई मायने रखेगा? एक बार सोचो ना, थोड़ा सा इमेजिन करने का कोशिश करो, क्या कोई भी मायने रखेगा? किधर भी बैठ जाओ तुम लोग, क्या लगता है? चलो नेक्स्ट बता रहे हैं। अगर तुम लोग को ये नहीं तुम लोग डिफाइन कर पा रहे हो, हम और एक पॉइंट देते हैं। सपोज मैंने ए को यहाँ पर बैठा दिया और तुम लोग मुझे अभी नहीं बोल पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है। अब हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। अब देखो तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। अगर बी आ रहा है, अब बी आके बैठना चाह रहा है, यहाँ पर बैठेगा, तो क्या बी के लिए ऑप्शन है कि वो यहां बैठेगा तो ए के इधर आ जाएगा, और अगर यहां बैठेगा तो उसका सिचुएशन क्या अलग होगा? इधर बैठने का मतलब और इधर बैठने का मतलब क्या बी के लिए सेम है या अलग है? ए अगर टेबल की तरफ मुंह करके रखा है तो ए का ये वाला हैंड कौन सा हैंड? आलादा হবে, यही हम समझाना चाह रहे हैं। ए का ये कौन सा हाथ होगा, ये कौन सा हैंड होगा? तुम लोग खुद को सोचो। अगर वो हाँ, ये कौन सा हैंड होगा? ये हमारा होगा लेफ्ट, ये राइट होगा। ठीक है, लेफ्ट राइट समझ में आया? एक बार बता दो मुझे क्यों लेफ्ट राइट हो रहा है। जस्ट हमारा ऑपोजिट होगा ना, अगर हम लोग फेस टू फेस देख रहे हैं, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है, जिस स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं, हम वहां से फेस टू फेस बोल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ए जो बैठा हुआ है ना, वो ये टेबल की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। तो तुम लोग खुद को एक बार ए सोचो और खुद को ऐसे सोचो कि कैसे बैठे हुए हैं हम। अगर जैसे बैठे हुए हो उस तरह से ए को मतलब ए का ये बैक साइड है, ठीक है, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। दिस इज द फ्रंट साइड, जिधर मेरा फेस है, जैसे हम लिख रहे हैं, तो ये मेरा फ्रंट साइड हो गया। तो तुम लोग सोचो कि हम लोग के ऑपोजिट अगर कोई बैठता है तो मेरा राइट साइड उसका लेफ्ट होता है, उसका लेफ्ट मेरा राइट होता है। तो ऑब्वियसली ए का ये लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये ए का राइट हैंड साइड होगा। जब बी बैठेगा, बी अगर इधर बैठेगा ना तो वो बोलेगा हम ए के लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हैं, और बी अगर इधर बैठेगा ना तो वो बोलेगा हम ए के राइट हैंड साइड में बैठे हैं। तो बिल्कुल ए के लिए ये, बी के लिए ए एक ऑप्शन होता है कि वो ए के राइट हैंड साइड में बैठना चाहता है या लेफ्ट हैंड साइड में बैठना चाहता है। बी के लिए ऑप्शन जरूर क्रिएट होगा अगर उस गोल टेबल में पहले से ए बैठा हुआ है तो मुझे बताओ बी के लिए कितने सारे ऑप्शन है? कितने ऑप्शन है बी के लिए बैठने का? दो ऑप्शन है, ठीक है। अब मान लो बी यहां पर बैठ गया, बी यहां पर बैठ गया। अब जो सी आएगा उसके लिए क्या कोई ऑप्शन है? मतलब ये क्या कोई ऑप्शन है या फिर फिक्स्ड है? कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब है तो एक ही है। अगर बोलो तो एक ही ऑप्शन है, यहाँ बैठना है बैठो, नहीं तो मत बैठो। तो अगर सी को बैठना है तो उसको तो यहीं पर बैठना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो या फिर बोल सकते हैं एक ही ऑप्शन है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर बैठ जाओ, मतलब सी के राइट हैंड साइड बैठना छोड़ के उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मेरा पहला क्वेश्चन में हम चलते हैं। अब बताओ मुझे, ए अगर यहाँ पर बैठने का कोशिश करेगा, स्टार्टिंग में अगर ए आया होगा इस राउंड टेबल में, 3 चेयर को देख रहा होगा खड़े खड़े, तो मुझे बताओ वो यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, क्या उसके लिए कोई ये ऑप्शन है जब तक दूसरा इंसान नहीं आ रहा है? अब सब बैठने के बाद ये बोल सकता है हाँ मेरे लेफ्ट साइड बी बैठा है, मेरे राइट हैंड साइड सी बैठा है, लेकिन पहले क्या उसके लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड कोई ऑप्शन है? ये क्या कोई ऑप्शन क्रिएट होगा गोल टेबल में? सोचो। अगर ए जब आएगा, चेयर ऑब्वियसली 3 है, लेकिन बैठने का जो वेज है, मतलब कितने तरह से बैठ सकता है। जैसे बी के पास 2 ऑप्शन था, वो ए के राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड बैठ सकता है, दैट इज द ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन। और सी के पास एक ही ऑप्शन है कि वो ए के राइट हैंड साइड बैठ सकता है, दैट इज द ऑप्शन। लेकिन ए के लिए क्या कोई ऑप्शन है कि वो किसी पर्टिकुलर इंसान के लेफ्ट या राइट में बैठ रहा है? क्या ए के लिए ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं, ए के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। हम फॉर्मूला बताएंगे तो अभी समझ जाओगे, लेकिन एक बार प्रैक्टिकली हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो तुम लोग इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने का कोशिश करो। ए के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो टोटल ऑप्शन कितना हो गया? 2 × 1
2 और फॉर्मूला होता है सर्कुलर परमुटेशन का n-1 फैक्टोरियल। n मतलब 3 लोग हैं, -1 तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, इसीलिए 2 होता है। चलो और एक तरह से समझाने का कोशिश करते हैं, ये तो गया एक तरह से, और एक तरह से भी हम लोग चाहे तो समझने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो और एक तरह से हम समझाते हैं, कैसे समझोगे? अगर हम लोग रो वाइज बैठाएंगे सबको तो कितने तरह से हो सकता है? 6 तरह से हमें पता है। 3 अगर है तो ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, ठीक है, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। 6 तरह से हम लोग बैठा सकते हैं अगर हम लोग रो वाइज बैठा रहे, मतलब लाइन बाय लाइन ऐसे करके अगर बैठा रहे तो इतने तरह से हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सर्कुलर होगा तो क्या क्या ऑप्शन आ सकता है एक बार देखो। सर्कुलर होगा तो तुम लोग को लग रहा होगा यहाँ भी 6 ऑप्शन आने चाहिए। अगर 6 ऑप्शन होते हैं तो हम यहाँ पर 6 सर्कल बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सर्कल मैंने बता दिया। अब इसमें ए बी सी को हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी और यहाँ पर सी, ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड में हम लिख रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? ए बी और सी। ठीक है, हम सारा ऑप्शन लिखेंगे, तुम लोग देखते जाओ। थर्ड में लिख रहे हैं, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया। फोर्थ में यहाँ बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। एंड फिफ्थ में यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है। अच्छा, और सिक्स्थ में यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ ए है। ठीक है, अब हम तुम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम लोग मुझे उसका आंसर दो। पहला, ये .1 सर्कल में ऑप्शन 1 में ए के लेफ्ट साइड में कौन है? ए के लेफ्ट साइड में कैसे लिखें? ऐसे लिख देते हैं, हु इज लेफ्ट ऑफ ए। मुझे बताओ ए के लेफ्ट साइड में कौन है? ए वाले 1 वाले सर्कल में ए के लेफ्ट साइड में कौन है? ए ऐसे बैठा हुआ है, हाँ, बी, करेक्ट। अच्छा, और हु इज राइट ऑफ ए? अब ये 2 ही तो इंसान है, अगर बी है तो यहाँ पर सी हो जाएगा, इसे और ज्यादा चेक करने का जरूरत तो नहीं हो रहा है। अच्छा, फोर्थ वाले में बताओ, हु इज लेफ्ट ऑफ ए? बताओ फोर्थ वाले में ए के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है और हु इज राइट ऑफ ए? बताओ फोर्थ वाले में, ये वाला ए के लेफ्ट साइड में कौन है? ए इधर फेस करके है, ठीक है, तो ये ऐसे बैठा होगा। खुद को इमेजिन करो कि तुम ए हो और तुम इधर फेस करके बैठे हो, इधर फेस करके बैठे हो, बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा, थोड़ा सा कोशिश करो। ये ए जो है ये ऐसे बैठा हुआ है, इसका एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, ये हो गया ए। अच्छा, लेफ्ट में बी और राइट में सी, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद 4 के बाद कौन सा ऑप्शन लेना है मुझे? 4th के बाद कौन सा ले? 5th ले, ठीक है, 5th लेना है मुझे, तभी समझा पाएंगे। ऐसा क्यों? अभी समझ जाओगे क्यों मैंने ऐसे चूज किया। हु इज लेफ्ट ऑफ ए? बताओ, फिर से बताओ। और हु इज राइट ऑफ ए? अब 5वां में चलते, ए ऐसे बैठा है, इधर इसका फेस है, अगर फेस इधर है तो एक हाथ इधर है या एक हाथ इधर है? हाँ बोलो, कौन लेफ्ट में? कौन राइट? लेफ्ट क्यों नहीं? क्या लेफ्ट? अच्छे, तो ये देखो ना, ये बी, राइट इज सी। हाँ, लेफ्ट में बी और राइट में है। ये मैंने बी मेरा ऊपर चला गया, लेकिन ऑब्वियसली ना ये बी थोड़ा सा मैंने इधर लिख दिया है, लेकिन है कोई ना कोई तो है ना। ये बी थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हो गया ड्रॉ करते हुए, लेकिन है, ए के दोनों साइड है, कोई ना कोई तो है, ये इधर ये इधर। वो गैप उतना मेंटेन नहीं हो रहा है, सर्कल बराबर नहीं हो रहा है। एक चीज देखो, यहाँ पर क्या कॉमन नहीं है ये तीनों? बताओ, क्या ये तीनों कॉमन है कि नहीं है? 1, 4 और 5 में हर एक ऑप्शन में ए के लेफ्ट साइड में बी और ए के राइट साइड में सी हो रहा है। कहां कहां पर? ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 यानी ये वाला, और ऑप्शन 5। चलो ये ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे और ये
ऐसे कर दिया, चलो ऐसे करके। तो ये ग्रीन कलर के अंदर जो 3 सर्कल दिख रहा है तुम लोगों को 1, 4 और 5, वो बेसिकली एक ही सिस्टम मुझे बता रहा है। ऐसे बैठने से भी जो मतलब बनता है, ऐसे बैठने से भी सेम वही मतलब बनेगा, ऐसे बैठने से भी सेम वही मतलब बन रहा है, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये बिल्कुल सेम हो गए, ठीक है, ये तीनों जो है सेम है। उसी तरह से अगर तुम लोग चेक करोगे तो 2, 3, 6 ये तीनों सेम पैटर्न में होंगे। तुम लोग उसमें भी अगर चेक करोगे ना, हु इज लेफ्ट ऑफ ए और हु इज लेफ्ट राइट ऑफ ए, तो वहां भी 3 ऐसा ही सेम आंसर आएगा। तो जिस्ट क्या हो रहा है, 1 और 4 और 5 बेसिकली सेम अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब बचा हुआ 2, 3, 6 भी सेम अरेंजमेंट है। इसका मतलब इसीलिए बोल रहे चेक करके देख सकते हो हम, और नहीं चेक करवा रहे, तुम लोग समझ गए होगे हम क्या कहना चाह रहे। तुम लोग इसे ड्रॉ करो, घर पे करके देखना, समझोगे क्यों मैंने ऐसे कहा, और लेफ्ट राइट का कंसेप्ट भी क्लियर कर लेना। तो 2, 3, 6 ये तीनों सेम हो गया। तो अगर ये तीनों का मतलब एक ही तरह का अरेंजमेंट है और ये तीनों का मतलब अगर एक ही तरह का अरेंजमेंट है, तो बेसिकली कितने तरह का अरेंजमेंट हो सकता है सर्कुलर में? अगर 3 लोगों को राउंड टेबल में मुझे बैठाना है तो बेसिकली कितना अरेंजमेंट हो सकता है? 1 + 1, है ना। तो एक्चुअली 2 तरह का अरेंजमेंट हो रहा है। क्यों बोला मैंने ऐसे? ये तीनों का मतलब जैसे एक ही हो रहा है ना, वैसे ये तीनों का मतलब भी एक होगा। तुम लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर ए के देखो ना, यहाँ पर ए है, ए अगर इधर फेस करके बैठा हुआ है तो ए का इधर एक हाथ होगा, इधर एक हाथ होगा, ठीक है। तो इस हैंड में कौन बैठा है? ये कौन सा हाथ हो जाएगा? ये लेफ्ट। लेफ्ट में सी, राइट में बी। ए इधर फेस करके बैठा है तो ए का ये देखो, यहां भी वैसे ही हो जाएगा, लेफ्ट में सी और राइट में बी। इसी तरह से तीनों केसेस में ऐसा ही आएगा। ए ऐसे बैठा है तो लेफ्ट में सी और राइट में बी आ जाएगा। इसमें भी देखो ये ऐसे हाथ है तो फिर ये इधर फेस करके बैठा है तो एक ही आएगा आंसर, ठीक है। तो बेसिकली हमारा 2 तरह का यहाँ पर जो अरेंजमेंट बन रहा है, क्योंकि 6 देखने में ही 6 है लेकिन उसमें तो तीन तरह का अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। तो मेरा 2 अरेंजमेंट हो रहा है और इसी का फॉर्मूला होता है, सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला इसीलिए ऐसा होता है। अब तुम लोग को जो समझ में आया, मैंने ये भी प्रैक्टिकली समझाने का कोशिश किया कि अगर तुम लोग कहीं भी गोल टेबल बना हुआ है, 3 चेयर लगा हुआ है, जाके बैठने का कोशिश करोगे ना, फर्स्ट तुम लोगों के लिए तीनों चेयर सेम ही दिखेगा, इसमें बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब रो वाइज होता है जरूर फर्क पड़ता है। जैसे ट्रेन में अगर सफर करते हो तो एक विंडो सीट होता है, अगर 3 सीट वाला है, विंडो सीट, मिडिल सीट और आई थिंक उसे एजाइल बोलते हैं जो एकदम साइड वाला होता है, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वही सीट ट्रेन में वो कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन मान लो अगर राउंड वाला बात होता तो फिर ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है। लेकिन जब रो वाइज होता है तो हर एक पोजीशन का मतलब अलग होता है, बट राउंड वाले में पोजीशन अलग होगा लेकिन सेकंड पर्सन से अलग होगा। फर्स्ट पर्सन के लिए यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बात उसके लिए बराबर हो जाता है। इस कंसेप्ट में भी समझ सकते हो प्रैक्टिकली, और ये थोड़ा मैथमेटिकली समझ सकते हो कि ये अरेंजमेंट करके मैंने दिखाया कि कैसा होता है। तो सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये देखो, सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन सीट ए राउंड टेबल फॉर ए ग्रुप डिस्कशन? 4 लोग एक राउंड टेबल में कैसे बैठ सकते हैं? तो 4-1, क्योंकि n-1 होता है, 3 फैक्टोरियल यानी 6 तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है, 6 तरीके से बैठ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मतलब पॉइंट दिया हुआ है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n पर्सन्स अलोंग ए राउंड टेबल। राउंड टेबल मतलब तो अभी हम लोगों ने सीखा कि n-1 होता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है, सो दैट नो पर्सन हैज द सेम टू नेबर। नो पर्सन हैज द सेम टू नेबर, इसका आंसर क्या होगा? मतलब इसमें क्यों हाफ n-1 किया है ये समझ में आएगा, लेकिन हम अलग एग्जाम्पल से समझा रहे, दैट इज ये नेकलेस वाले एग्जाम्पल से समझाएंगे। इसमें और इसमें सेम फॉर्मूला होता है, तो नेकलेस वाले एग्जाम्पल से समझो क्यों हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल होता है, हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो नेकलेस देखो, नेकलेस कैसा बन सकता है? फूल का माला भी हो सकता है। अच्छा, भगवान को कभी भी फूल का माला अगर पहनाते हो, मान लो ये एक फूल का माला है, 4 फूल है, हम ना 4 फूल से दिखा रहे हैं, 1 2, ये रहा 3
और ये हो गया 4, ये फूल है, ठीक है, ये धागा है और भगवान को फूल का माला पहना रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब ये माला ऐसा है, मान लो यहाँ पर फूल ए है, यहाँ पर बी है, नाम दे दे रहे, ठीक है, ये सी है, यहाँ पर ये डी है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये राउंड में ये माला है, इसे अगर हम लोग फ्लिप करते हैं, फ्लिप करने का मतलब है माला तुमने जैसे पकड़ा था अगर उसको चेंज कर देते हो, चेंज करने का मतलब इसे पलट देते हो। जैसे मान लो गले पे कभी अगर हार पहनते हो तो अगर उसे चेंज कर देते हो, अगर उसमें लॉकेट नहीं, अगर लॉकेट होगा तो उसका कंसेप्ट अलग हो जाएगा, लॉकेट उल्टा हो सकता है। प्लेन अगर एक चेन है उसे कैसे भी पहनो वो वैसे ही रहेगा, कैसे भी पहनो वो वैसे ही रहेगा। अगर इसको हम लोग फ्लिप करते हैं मतलब उल्टा कर देते हैं, मतलब पहले मान लो इस तरह से मैंने माला को पकड़ा हुआ था, भगवान को पहनाने के लिए इस तरह से मैंने माला को पकड़ा हुआ था, तो ये 2 फूल जो है मेरे इधर इस हाथ में थे, ठीक है, इस हाथ में थे, दैट इज मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 2 फूल जो है राइट हैंड साइड में थे। अगर मैंने माला को घुमा दिया तो ये चेंजेस पोजीशन कुछ ऐसे दिखेंगे, ये दिखेंगे कुछ ऐसे। अगर मैंने माला को घुमा दिया तो पोजीशन कैसे दिखेगा, ये इधर ए आ जाएगा, इधर डी आ जाएगा, और ये ऐसे घूम गया तो ये ऐसे घूमने से यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। समझ रहे हो, माला को मैंने जस्ट फ्लिप कर दिया, फ्लिप मतलब घुमा दिया, तो घुमाने से क्या हुआ, ये ऐसे बन गया ए डी सी बी, ठीक है, ये ए इधर आ गया, ये डी इधर आ गया, ये सी इधर आ गया, ये बी इधर आ गया। लेकिन उससे ये नेकलेस, ये सॉरी नेकलेस बोल लो या फिर माला बोल लो, ठीक है, ये नेकलेस या माला जो भी हो, इसे अगर मोती भी मानते हो नेकलेस हो जाएगा, अगर इसे फूल मानते हो तो माला हो जाएगा, तो इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। इसे अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो उसका जो बनावट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो नॉर्मली राउंड में अगर कुछ अरेंजमेंट होता है तो उसका तो अरेंजमेंट n-1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल। अभी अभी हम लोगों ने इतना कुछ इसमें सीखा, क्यों n-1 फैक्टोरियल होता है। अब क्योंकि इसमें फ्लिप करने से इसका जो बेसिक है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जस्ट नेबर चेंजेस हो जाएंगे। देखो जैसे ए के नेबर कौन थे, बी डी, ए के नेबर बी डी है लेकिन बी डी ही रह रहे नेबर, मतलब फुल वही है लेकिन पोजीशन चेंज हो रहा है, नेबर चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ था सो दैट नो पर्सन हैज द सेम 2 नेबर, ठीक है, सेम 2 नेबर नहीं रह रहे, पोजीशन बस चेंजेस हो रहा है। देखो मतलब नेबर वही है, सेम टू नेबर का मतलब है कि नेबर वही है लेकिन पोजीशन चेंज हो जा रहे हैं। जैसे बी का नेबर कौन था, ए और सी, अभी बी का नेबर कौन है, वही ए और सी है, बट पोजीशन क्या है, चेंजेस हो जा रहा है। डी का नेबर कौन है, ए सी, तो यहाँ पर देखो डी का नेबर ए सी बट पोजीशन चेंज हो जा रहा है। सी का नेबर बी डी, सी का नेबर कौन है, बी डी, बस पोजीशन चेंज हो जा रहा है। ए का नेबर बी डी, यहाँ पर भी ए का नेबर कौन है, बी डी, बट अभी इस केस में अगर देखो तो ए के इस हैंड में बी था और इस हैंड में डी था, ठीक है, ये कौन सा हैंड है ए का, ये लेफ्ट, और ये कौन सा है, ये राइट। और इस तरह से अगर देखोगे ए अगर इधर फेस करके है तो ए का ये कौन सा हैंड हो जाएगा, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो पहले राइट में कौन था, डी, अब राइट में कौन आ जाएगा, बी, और यहाँ पर लेफ्ट में कौन आ जाएगा, डी, ठीक है। तो फ्लिप करने से नेबर जो है वो चेंजेस हो रहा है लेकिन पोजीशन के साथ, ओनली पोजीशन के साथ, नेबर जो है वो एक्चुअली चेंजेस नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो पोजीशन चेंज होने से हम लोग बोलेंगे कि चेंज हो रहा है। तो इस वजह से देखो यहाँ पर हाफ से माइनस करना पड़ता है। ये देखो यहाँ पर सिर्फ बताया था, देखो सिमिलरली इन फॉर्मिंग ए नेकलेस और गार्डलैंड मतलब माला देयर इज नो डिस्टिंक्ट बिटवीन ए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिकॉज वी कैन सिंपली टर्न इट ओवर so that clockwise becomes anti-clockwise and vice versa. Hence the number of necklace formed with n beads यानी मोती of different color half into n-1 होगा। तो इसका परमुटेशन हो जाएगा कितने तरह से, n-1 because of the round nature, और हाफ क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, नेबर जो है वो चेंजेस हो रहे हैं लेकिन सिर्फ पोजीशन के साथ। तो जैसे यहाँ पर 4 था तो इसका हो जाएगा 4-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1, और यहाँ 2 से कैंसिल हो गया तो 3, ठीक है। 3 वेज हो सकता है, ठीक है, 3 वेज हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। 3 वेज में इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, परमुटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन ये तो मैंने करवाया, लेकिन इसका क्वेश्चन करेंगे, चलो इसका क्वेश्चन तो करेंगे। पहले एक बार सर्कुलर परमुटेशन जो है
इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है। देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म ए रिंग, अगर 7 लड़कियां एक रिंग फॉर्मेट में खड़ी होंगी तो कितने तरीके से खड़ी हो सकती है? सिर्फ रिंग फॉर्मेट बोला है, बताओ कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं? मतलब फॉर्मेट कितने तरीके का बन सकता है? सर्कल फॉर्मेट, रिंग फॉर्मेट मीन सर्कल फॉर्मेट, कितने तरीके का होगा? n कितना हो गया? 7। रिंग फॉर्मेट होने से क्या होगा? n-1 यानी 7-1 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 फैक्टोरियल 120 होता है इंटू 6, तो 12 इंटू 6 720 हो जाएगा आंसर, 720। नेक्स्ट बोला है, देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सीट इन ए राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर, अच्छा ये रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं करवाया है सर्कुलर परमुटेशन में, तो ये हम लोग अभी फिलहाल डील नहीं करते हैं, चलो इसको एक बार रखते हैं। अच्छा, इफ 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म ए नेकलेस, अगर 50 मोती है जिससे हम लोग नेकलेस बनाना चाहते हैं, देन नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से बना सकते हैं? तो पहला बात तो है कि कोई सर्कुलर फॉर्मेट में नेकलेस बनता है तो 50-1 यानी 49 फैक्टोरियल वे से होगा, और जब भी नेकलेस या गार्लैंड का बात आएगा, मतलब माला का बात आएगा, वहां पर नीचे हमें हाफ दे देना है, क्योंकि नेबर जो है वो चेंज होंगे उनके पोजीशन के साथ, ठीक है, नेबर जो है वो पोजीशन के साथ चेंज होंगे, तो वहां पर हाफ लगेगा, तो हाफ हो जाएगा, तो 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। तो यहाँ पर 2 हमें क्वेश्चन मिला सर्कुलर परमुटेशन का। बाकी यहाँ पर सर्कुलर परमुटेशन आगे भी है लेकिन विथ रेस्ट्रिक्शन है, तो सर्कुलर परमुटेशन का रेस्ट्रिक्शन तो अभी हम लोगों ने नहीं सीखा है, सिर्फ सर्कुलर परमुटेशन सीखा है। अब रेस्ट्रिक्शन वाला कुछ सम्स यहाँ पर है जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, ये हम लोग देख सकते हैं। देखो, फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, in how many arrangements can be made out of the letter of the word drought, the vowels neighbor being separated, ठीक है, ड्रॉट जो लेटर है इसमें वावल्स कभी भी सेम होगा, यानी एक साथ होगा, अगर सेपरेट नहीं होगा यानी एक साथ होगा, DRAUGHT, ठीक है। अच्छा, वावल्स कितने सारे हैं, और कॉन्सोनेंट, वावल्स कॉन्सोनेंट DRAUGH टी, ड्रॉट, ठीक है, वावल्स हो गए 2, जो एक साथ होंगे तो इन्हें एक मानेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, इन्हें 5 ही मानेंगे क्योंकि ये एक साथ रहेंगे ऐसा बात नहीं है, तो टोटल 6 फैक्टोरियल होना चाहिए। और ये ए यू अपने अंदर 2 तरीके से चेंज हो सकते हैं, या तो ए यू फॉर्मेट में बैठेंगे या तो यू ए, तो 6 फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा 720, अभी अभी सॉल्व किया था, और 2, तो 1440, देखो 1440, ये देखो इतना कुछ लिखा हुआ है, हमें उतना कुछ का जरूरत नहीं, हम लोग तो एमसीक्यू करने वाले हैं। तो ड्रॉट किस तरह से शॉर्टकट कर सकते हो, देखो हम बोल रहे हैं, तुम लोग इसका ध्यान दो, जो भी टुगेदर होगा उसे एक ग्रुप मानेंगे, और बाकी जो डिस्टिंक्ट रहेगा उसे डिस्टिंक्ट मतलब कैलकुलेट करेंगे। टोटल 6 तरीके से हमें इसे अरेंज करना है, लेकिन ये 2 वर्ड अगर अपने अंदर इंटरचेंज करेंगे तो 2 फैक्टोरियल वे से करेंगे। ये हो गया एग्जाम्पल 1 का आंसर। एग्जाम्पल 2, so that the number of ways in which n books can be arranged on a shelf so that 2 particular books are not together, ठीक है, are not together, 2 particular books जो है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। तो इस केस में पहले ओवरऑल अरेंजमेंट निकालो, फिर टुगेदर अरेंजमेंट निकालो, फिर उससे नॉट टुगेदर माइनस कर दो। तो कैसे करेंगे, देखो, so that the number of ways in which n books can be arranged, तो n books कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, n फैक्टोरियल या फिर npn, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, अगर 2 बुक जो है वो कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए, अगर 2 बुक एक साथ आएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, 2 बुक अगर एक साथ आएंगे टुगेदर तो उसमें हम लोग दोनों बुक को एक बुक मानेंगे, बचा कितना सारा, बचा n-2 बुक्स, इनको कितना मानेंगे, जितना है उतना ही, इनको उतना ही बुक्स मानेंगे, तो टोटल कितना अरेंजमेंट लगेगा, n-2 + 1, दैट इज n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, तो कितना अरेंजमेंट हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल इनटू ये 2 बुक अपने अंदर
दो तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब मुझे निकालना है नॉट टुगेदर, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, बस उसमें बुक की जगह एन आर्टिकल्स बताया गया था, एन आर्टिकल्स बताया गया था। अब इसमें फिर से एन इंटू एन माइनस 1 तक ही लिखेंगे, 2 एन माइनस 1 फैक्टोरियल। एन माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो बचा क्या, एन माइनस 2, एन माइनस 2। तो देखो आंसर एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, आंसर नीचे है आई थिंक, एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो बहुत लंबा लंबा सोल्यूशन किया हुआ है, कोई ऐसा जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट को याद रखो, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट, 3 बुक्स, देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, 6 इकोनॉमिक्स का बुक्स है, यहाँ पर नोट डाउन करते, 6 इको का बुक्स है। अच्छा, 3 मैथ्स का बुक्स है, 3 मैथ्स का बुक्स है। अच्छा, उसके बाद 2 अकाउंट्स का, 2 अकाउंट्स का बुक्स है। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी प्लेस्ड ऑन ए सेल्फ इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर। सेम सब्जेक्ट एक ही तरह से बैठेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। कितने सारे टोटल बुक्स हैं, अगर एक साथ होगा तो 3 और 6 और 3 कितना होगा, 9 10 11, टोटल तो 11 बुक्स हो गए। लेकिन बता रहा है कि 6 इकोनॉमिक्स बुक्स, 6 इकोनॉमिक्स बुक्स एक साथ रहेगा, तो ये टुगेदर रहेगा, ये भी टुगेदर रहेगा, ये भी टुगेदर, तो इनको एक ग्रुप मानेंगे। 3 मैथ बुक्स एक साथ रहेगा तो इनको भी एक ग्रुप मानेंगे। 2 अकाउंट्स का बुक एक साथ रहेगा तो इनको भी एक ग्रुप मानेंगे। तो टोटल 3 तरह से हमें इसको अरेंज करना है, 3 फैक्टोरियल, और बाकी बुक्स अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। 6 इको बुक्स 6 तरह से इंटरचेंज करेंगे, 3 इको बुक्स 3 तरह से इंटरचेंज करेंगे, और 2 अकाउंट्स बुक्स 2 तरह से इंटरचेंज करेंगे। मान लो ऑथर ए का एक अकाउंट्स बुक्स है, ऑथर बी का है, तो हम लोग ऑथर ए वाला बुक पहले रख दिए, फिर बी वाला रख दिए, या फिर बी वाले बुक को रखा उसके बाद ए वाले बुक को रखा। इस तरह से हम लोग टोटल 11 बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। अब इसका आंसर 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और 6 फैक्टोरियल मतलब 720। तो कितना हो जाएगा, 720 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2, तो 51840। चलो देखते हैं, 51, ये देखो 51840। तो देखो बिल्कुल सेम कंसेप्ट में चल रहा है। आज का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आता है। अब देखो यहाँ पर बोला है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ द 5 डिजिट्स, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड एनी नंबर, ठीक है मतलब एक बार जो डिजिट यूज करेंगे वो दूसरे बार हम लोग उसे रिपीट नहीं करने वाले। कितना सारा अरेंजमेंट हो सकता है, तो कितने सारे डेटा है यहाँ पर, मतलब कितना सारा डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट जो है उससे कितने डिजिट का नंबर हमें बनाना है, तो नंबर है 1 2 3 4 और 5, इतने सारे नंबर है, ठीक है। और इससे बनाना है 5 डिजिट्स यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ 5 डिजिट, ठीक है। तो 5 में से कोई भी 3 हमें चूज करना है। चूज कितना करना है, सिलेक्ट कितना करना है, 3 करना है, यानी हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा, 3 डिजिट का नंबर। तो 5 में से 3 कैसे चूज कर सकते हैं, 5p3। 5 में से 3 कैसे चूज कर सकते हैं, 5p3, कोई भी 3 ले लो, 1 2 3, या फिर 2 3 4, या फिर 3, इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कितना सारा अरेंजमेंट होगा। तो 120/2, तो 60 तरह से हम लोग 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। टोटल 60 वेज से हम लोग 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बिगिन विथ ए स्पेसिफाइड डिजिट, ठीक है। कितना सारा ऐसा नंबर होगा जो एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी अगर एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट होगा, डिजिट का नाम नहीं बोला है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग है एक स्पेसिफिक डिजिट से स्टार्ट होगा, कोई भी एक स्पेसिफिक, मतलब जितना बार स्टार्ट होगा, सपोज 1 से स्टार्ट होगा, तो कितना सारा अरेंजमेंट हो सकता है। स्पेसिफिक डिजिट का नाम तो नहीं बताया है, लेकिन बोल रहा है स्पेसिफिक डिजिट, तो वो स्पेसिफिक डिजिट यहाँ पर ही पुट हो जाएगा। तो वो कौन सा हो सकता है, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी एक जो है यहाँ पर पुट हो जाएगा फर्स्ट प्लेस में। तो कितने तरीके से पुट होगा, 5p1। अच्छा, बचा कितना सारा, यहां से अगर कोई एक नंबर चला जाएगा, बचेगा मेरा कितना नंबर बचेगा, 5 में से एक चला गया, बचा 4 नंबर, जगह 2 खाली है, ठीक है, जगह 2 खाली है, तो 4p2,
2, जगह 2 खाली है तो 4p2। इतने तरीके से हम लोग 2 जगह को भर सकते हैं, ठीक है। 2 जगह को भरने के लिए हमारे पास 4 नंबर बचे हुए रहेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और ये हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। 120 बाई 2 यानी 60, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 डिवाइडेड बाई 2 यानी 60 हो गया। तो ये देखो, अच्छा ये मेरा कुछ आंसर गलत हो गया क्या? इफ द नंबर बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ रिमेनिंग 4 डिजिट्स टेकन 2 एट ए टाइम। 4 डिजिट्स टेकन 2 एट ए टाइम, हाँ वही किया है मैंने। 10 डिजायर नंबर 4p2। अच्छा इसको इसमें जोड़ा नहीं। इफ द नंबर्स बिगिन विथ ए स्पेसिफाइड डिजिट, अच्छा हाउ मेनी ऑफ दिस विल बिगिन विथ ए स्पेसिफाइड डिजिट। अच्छा इसमें से ऐसा कितने सारे नंबर हो जाएंगे जो एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अगर स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट हो जाएंगे तो 5 में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन ये लोग जोड़ नहीं रहा है, ये लोग बोल रहा है कि कितने तरीके से अरेंज हो सकता है। सिर्फ ये वाला पोर्शन पूछ रहा है क्या? एक मिनट देख लेते हैं क्या गलत हुआ। No digit being repeated in any number, how many of these will begin with a specified digit, and end with another specified digit? अच्छा 5 में से कोई भी नहीं ले सकते। देखो स्पेसिफाइड डिजिट का मतलब है कोई भी एक नंबर स्पेसिफिकली यहाँ पर पुट होगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट गलत बता दिया तुम लोग को। देखो कोई भी एक डिजिट है जो स्पेसिफिकली यहाँ पर आएगा। स्पेसिफाइड डिजिट मतलब कोई भी एक होगा पर्टिकुलर, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। पांचों में से कोई भी एक होगा तो स्पेसिफाइड कैसे हुआ? सपोज बता दिया कि सामने 2 ही आना चाहिए तो कोई भी एक स्पेसिफाइड डिजिट होगा, इसीलिए 1p1। और 1p1 का मतलब ये हो गया, और 4p2 मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये बन गया 24 बाई 2 यानी 12 वेज। 12 तरीके से ऐसा हो सकता है। ये 1p1 होगा जब स्पेसिफाइड बताएगा। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर बोला है बिगिन विथ ए स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विथ अनदर स्पेसिफाइड डिजिट। अब इसमें देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में एक स्पेसिफाइड डिजिट होगा और एंड में भी एक स्पेसिफाइड डिजिट होगा। तो ये जगह एक नंबर जो स्पेसिफिकली बता देगा उससे फिलअप होगा, एक जगह एक डेटा से 1p1 तरीके से फिलअप हो सकता है, और लास्ट का एक जगह एक ही स्पेसिफिक नंबर से 1p1 तरीके से फिलअप हो सकता है। बचा एक जगह, और कितना नंबर, यहां से कोई भी 2 स्पेसिफिक नंबर अगर चला जाएगा तो बचेगा 3 नंबर, तो 3p1 ये जगह 3 नंबर से 3p1 तरीके से भर सकता है। तो इसका आंसर 1p1 का आंसर क्या होगा? अभी हम लोगों ने देखा तो 1p1 का आंसर 1 होता है, 3p1 का आंसर हो जाएगा ऐसे, और 1p1 का आंसर ये हो गया। तो ये 6/2, तो ये 3 वेज होना चाहिए। ये देखो 3 वेज, ठीक है, ये 3 वेज हो गया। अब ये लास्ट एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल 5। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट 1 2 3 4 5 6 5 7 8 9? 6 नहीं है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर, तो कितना है 1 2 3 5 7 8 9, टोटल 7 नंबर है। तो 7 नंबर से कितने सारे 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं? तो 7 नंबर से कितने सारे 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, कैसे होगा? देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है और 8 9 है, ठीक है। टोटल नंबर 7 और 4 डिजिट के हमें यहाँ पर नंबर बनाने हैं, तो कितने बन सकते हैं? 7p4, 7p4 हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल मतलब 7 6 5 4 3 2 और डिवाइडेड बाय 6। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 नहीं 6 होता है, ठीक है। तो 840 वेज से होगा। नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन 3000? ये जो बन रहा है 4 डिजिट का, इसमें से कैसा कौन सा इतना सारा नंबर होगा जो कि 3000 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 3000? तो एक चीज देखो 3000 से ज्यादा होने के लिए
मेरा यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डेटा के ऊपर, फर्स्ट डिजिट का जो घर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा 3000 से ज्यादा होगा कि नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो वो कभी भी 3000 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, पीछे जितना भी लिख लो। ठीक है, पीछे अगर हम 3, 4, 7 तो कैसे भी लिखो वो तो 3000 से कम ही होगा। अगर 3000 से ज्यादा करना है मुझे तो स्टार्टिंग में मुझे 1, 2 नहीं लिख सकते। क्या क्या लिख सकते हैं? 3, 4, 5, 7, 8, 9 ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसमें से कोई भी एक हम लोग ले सकते हैं। तो पहला घर कितने तरीके से फुलफिल हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6P1 तरीके से फुलफिल हो सकता है। बच्चा 3 घर, ये 3 घर को हम लोग कितने तरीके से फुलफिल कर सकते हैं? देखो कितने सारे नंबर है हमारे पास, टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 में से एक अगर यहाँ चला जाएगा तो बच्चा कितना? 7। 8 नहीं है, 7 है क्या? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मैंने 7 लिख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ये 8 होगा, सॉरी ये 8 होगा। क्या हो गया? 8 हो रहा है क्या? 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, अच्छा 4 नहीं है, चलो 4 नहीं है, मैंने गलती से 4 लिखा हुआ है, 4 नहीं है। 1, 3, 5, 7, 8, 9, टोटल फिर 7 ही है, टोटल 7 ही है। ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब यहाँ पर फिर कितना बचेगा? अगर टोटल 7 है उसमें से एक यहाँ चला जाएगा तो टोटल बचेगा कितना? टोटल हमारा 6 बचेगा, 6 डिजिट बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया। 6 और ये 3 मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, तो ये 6 कैंसिल हो गया। 6 फैक्टोरियल मतलब 720, 6 फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा 720। तो यहाँ पर आंसर हो रहा है ये, यहाँ पर तो 840 और यहाँ पर 600। ओके 600 क्यों हो गया? ये 6P3 और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल। अच्छा 5 हो रहा है क्या? 5 नंबर दे सकते हैं, 5। अच्छा मैंने तब वहां पर 8 काउंट कर लिया था ना, तो यहाँ पर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तो नहीं है ना, मैंने यहाँ पर गलती से 4 लिखा हुआ था ना, 4 हट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। और ये अगर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा तो इसका आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो मैंने वहां 4 लिख लिया था ना इसीलिए। ये देखो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल हो गया। अच्छा अब 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 इंटू 2, तो ये 4 4 कैंसिल। अच्छा अब ये हो गया 6 फैक्टोरियल मतलब 720 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, 3 इंटू 2, तो 720 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5, तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने 4 लिख लिया था ना, दैट्स वाई ये गलत हो गया, दैट्स वाई ये गलत हो गया। ये देखो, तो देखो एक बार कंसेप्ट को अगर तुम लोग समझोगे तो ये वैसा कोई भी चैप्टर मतलब टफ नहीं होता है। थोड़ा सा ये चैप्टर अलग है ऑब्वियसली, लेकिन कंसेप्ट अगर समझोगे तो तुम लोग इजीली कर पाओगे। तो इसी सारे कंसेप्ट में होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने 5 तक का एग्जाम्पल एक बार तुम लोग को डिस्कस कर दिया। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स है, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये जो 5 भी तुम लोग कर नहीं पाओगे क्योंकि मैंने अभी तो सर्कुलर परमुटेशन का बाकी बताया नहीं है। तो तुम लोग ये जो एक्सरसाइज 5A है इसको ही फिर से एक बार करना, और जितने सारे एग्जाम्पल मैंने करवाए उसको ही एक बार करो, तभी तुम लोग क्लियर कर पाओगे टॉपिक को।